तो हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो प्यारे बच्चों, देखो हम 10th क्लास के चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहे थे। तो आज देखो अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है और इसका नाम है त्रिभुज। कहने का मतलब ये है, इस चैप्टर में जो सिलेबस में आपके हैं उस पर हम चर्चा करेंगे आज। मतलब किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना, और क्या क्या इस चैप्टर से हटा दिया गया है और क्या क्या है। ठीक है भाई। देखो चैप्टर का नाम है त्रिभुज, पर इसमें जो बच्चा टॉपिक है वो है समरूपता। समरूपता। देखो 9th क्लास में आपने त्रिभुज का सर्वांग सम कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। मतलब सर्वांग समता कि दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होते हैं, जब उनकी भुजाएं संगत भुजा बराबर होती हैं। ठीक है ना। और वहां पर कसौटी अलग अलग ही, मतलब शर्त अलग अलग ही, कोण भी बराबर हो जावे है, एंगल भी बराबर हो जावे। पर वो कॉन्सेप्ट हमें समझना नहीं है, इसमें समरूपता। देखो एक वर्ड होता है समरूपता। देखो समरूप आकृतियां, समरूप आकृति, आकृति का मतलब कोई भी आकृति हो सकती है। हम त्रिभुज के बारे में चर्चा नहीं कर रहे, समरूप आकृति कोई भी आकृति। जैसे मैं हूं, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, अगर कोई मेरा कोई जैसे इसी साइज में, साइज का मतलब है जैसे इन्हीं कपड़ों में मेरा कोई दूसरा फोटो हो, तो वो जो फोटो है वो मेरे समरूप है। मतलब मेरा जैसा समरूप का मतलब समान रूप, एक जैसा रूप। समझ में आ रही है ना। जैसे मान लो आप हो या आपका कोई मोबाइल में फोटो हो, तो वो फोटो आपके समरूप है, आपके जैसा है बिल्कुल। समझ में आ रही है ना। समरूप का मतलब है उसके जैसा, उसके जैसा। उस पर डिपेंड नहीं करता वो छोटा है बड़ा है, पर उसके जैसा है। जैसे समरूप का मतलब क्या हो सकता है, जैसे मान लो एक मैं छोटा वृत्त बना रहा हूं, एक बड़ा वृत्त बना दिया। समझ में आ रही है ना बात। नहीं, ये भी एक वृत्त है, ये भी एक वृत्त है, और इससे छोटा भी वृत्त बना सकूं इस तरीके से अंदर। तो अंदर भी क्या है, एक वृत्त। तो वृत्त क्या है, ये आपस में क्या है बच्चों, समरूप आकृतियां हैं। देखो ये साइज पर डिपेंड नहीं करता, मतलब कितनी बड़ी है कितनी छोटी, इस पर डिपेंड नहीं करता, पर एक जैसी होनी चाहिए। अगर मैं कहूं, जैसे मान लो ये एक वर्ग है, ये क्या है बच्चों, एक वर्ग, और ये क्या है, वृत्त है। क्या वर्ग वृत्त के जैसा है? बिल्कुल जैसा नहीं है, तो ये आकृति समरूप नहीं है। समरूप का मतलब एक जैसा होना जरूरी है, एक जैसा होना जरूरी है। क्या ना, मतलब ये वर्ग है, तो मान लो इसके जैसा कोई छोटा वर्ग हो सकता है इस तरीके से, तो इसके जैसे छोटा वर्ग हो सकता है। मतलब सभी आकृतियां, सभी एक जैसी आकृतियां, सभी एक जैसी आकृतियां समरूप होती हैं। जैसे मान लो आयत, छोटा हो बड़ा हो, सभी आयत क्या होते हैं, समरूप होते हैं। कोई भी आकृति, जैसे क्वेश्चन बहुविकल्प में आ गया आपका, कैसे भाई इस तरीके से आ सकता है। सभी वृत्त क्या होते हैं, सभी वृत्त होते हैं। ऑप्शन में दे देगा सर्वांग सम, समरूप वगैरह वगैरह जो भी। तो आपको किस वक्त टच, मतलब कौन सा आंसर लिखना है उसमें, समरूप। बच्चों सभी वृत्त समरूप होते हैं। वृत्त की जगह और भी आकृतियां हो सकती हैं, जैसे कि वर्ग, सभी वर्ग भी क्या होंगे, समरूप होंगे। आयत भी लिख सकते हैं, सभी आयत भी समरूप होंगे। और समबाहु त्रिभुज, बेटे समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब यहाँ पर समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है और समकोण त्रिभुज भी। समकोण त्रिभुज यानी सभी समकोण त्रिभुज, सभी समकोण त्रिभुज भी समरूप होते हैं। बात समझ में आएगी, ठीक है। अच्छा अब बच्चे समरूप, ये समरूप होती क्या है, इसकी कुछ शर्त भी होती होंगी, क्या होता है। अब देखो हम इस चैप्टर में त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कहने का मतलब है त्रिभुज की सर्वांग समता पढ़ेंगे, उस समरूपता, त्रिभुज की समरूपता पढ़ेंगे। सर्वांग समता तो हमने 9th क्लास में पढ़ी होगी। अभी देखो त्रिभुज की सर्वांग समता, मान लो हमारे पास दो त्रिभुज हैं, एक मिनट मार्क कर रहे। जैसे कि मान लो हमारे पास को दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ए ले लो, इसे मैं ए बी सी कह सकता हूं। अगर मैं दूसरा त्रिभुज लिखना चाहूं, बड़ा बना लो छोटा बना लो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। होना चाहिए बिल्कुल इसके जैसा। इसे मैं कह दूंगा पी क्यू आर, त्रिभुज का नाम। अरे बात समझ में आ रही है। देखो सर्वांग, अगर समरूपता है, दो त्रिभुज समरूप है, तो क्या शर्त होती है, उनके संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। कहने का मतलब यह है, अगर जो कोण बच्चों यहां बनना होएगा वही कोण इसमें यहां पर बनेगा, ठीक है। और जो कोण बी पर बनेगा इसके संगत ये है, तो इसके संगत ये कोण क्या होंगे भाई, ये वाला कोण इसके बराबर होगा।
कोण सी, भी कोण सी इसे 3 डैश पे दिखा रहा हूं, तो ये कोण इसके बराबर होगा। मतलब कि शर्त होनी चाहिए संगत कोण बराबर, संगत कोण का मतलब देखो उसमें कोण ए है, तो ये कोण किसके बराबर हो जाएगा, कोण पी के। इतनी बात समझ में आ रही है। कोण बी आपका कोण किसके बराबर हो जाएगा, क्यों के। और जो कोण सी है वो कोण किसके बराबर हो जाएगा, आर के। ये इसकी शर्त है। अगर प्रश्न में कभी पहचानने को आ जाए तो दोनों त्रिभुज में ऐसा तुलना करेंगे, मतलब कोण बराबर है ना है, कोण बराबर है, ठीक है ना। देखो एक शर्त तो मतलब कंडीशन होती है दो, भाई संगत कोण बराबर हो और साथ के साथ उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर। अगर ये संगत कोण बराबर है तो हम कह सकते हैं ऑटोमेटिकली उनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, गारंटी सा होगा। अगर उनकी कोण बराबर है तो उनकी संगत जो भुजा है, संगत भुजा का मतलब है जैसे ये कोण है, ये वाला कोण है, तो इसके सामने की भुजा, इसके सामने की भुजा कौन सी है, BC, और इसके सामने की भुजा कौन सी है, QR। तो इसका जो अनुपात होगा कह सकता हूं जो BC है, भी पहली भुजा के कोण, जो कोण उसके सामने की भुजा BC, इसके सामने की भुजा QR, इसका अनुपात। दूसरा BR, देखो B है, क्यों है, B के सामने AC है, इसके सामने PR है, तो मैं कह दूंगा AC बटे क्या, PR। तो कहने का मतलब ये ध्यान रखना है, अगर हम ऊपर ये वाला त्रिभुज लिखने हैं तो सारी भुजा इसके ऊपर आ गई, कभी इसके यहाँ पर ऊपर लिख दी, दूसरी कंडीशन में इसके नीचे भुजा अनुपात लिख दिया। कहने का मतलब है अगर पहले त्रिभुज की भुजा ऊपर लिख रहे हैं तो हर बार हर केस में पहले त्रिभुज की भुजा ऊपर लिखनी है। और तीसरे की बात करें, तीसरा कोण C है, C के सामने भुजा AB, तो AB का अनुपात किसके बराबर होगा, PQ के। तो AB बटे PQ। अरे समझ में आ रही है ना बात। पर इसे हम सीक्वेंस में लिख देते हैं। सीक्वेंस में कैसे, यहां से देखो मैं कह सकता हूं AB बटे PQ, क्रम से लिखना है बस, अच्छा सा लगे भाई। B के बाद क्या आएगा, जैसे BC है, ये वाली BC भुजा है, ऐसी QR हो जाएगा तुम्हारा, और CA बटे RP। भाई है तो सारी वही भुजाई, पर कॉन्सेप्ट क्या है, सीक्वेंस में लिख दी। कहने का मतलब दो शर्त होती हैं, उनके संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, मतलब भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, समानुपाती होती है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, तो इस केस में कह सकते हैं त्रिभुज ABC, देखो समरूपता का निशान ऐसा होता है, ये लगभग को समरूपता बोले हैं, लगभग के निशान क्या बोले, समरूप। तो समरूप किसके होएगा, PQR के। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इससे पहले एक कॉन्सेप्ट और समझो, क्या समझोगे, देखो इसे मैं मिटा देता हूं, इसे आप नोट कर लो। जैसे मान लिया भाई एक त्रिभुज बनाया हमने इस तरीके का, ठीक है। अच्छा मैंने त्रिभुज बनाया ABC, PQR, कुछ भी नामकरण कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर देखो BC के समांतर एक भुजा कहते हैं DE, कौन सी कहते हैं, DE। इसके समांतर का मतलब इस त्रिभुज में जैसे ये लाइन खींच रही है तो ऐसी अंदर एक लाइन और खींच सकते हैं, कहीं भी खींच सको, यहाँ खींच दो, यहाँ खींच दो, जी मर्जी, जहाँ तुम्हारी मर्जी करे। तो इसका नाम D रख दो, इसका नाम E। तो कहने का शर्त ये रहेगी, ये भुजा इसके समांतर होगी, ये भुजा इसके समांतर होगी। तो कहने का मतलब है ऐसे केस में एक बड़ा त्रिभुज अलग बनेगा, एक छोटा त्रिभुज अलग बनेगा, ठीक है ना। पर हमेशा ध्यान रखियो, अगर कोई समांतर रेखा खींच रहे तो यहाँ का बना हुआ कोण यहाँ के बराबर होता है, यहाँ का बना हुआ कोण यहाँ के बराबर होता है, और जो कोण A है इस छोटे त्रिभुज में भी वही है, बड़े त्रिभुज में भी वही है, उभय निष्ठ मतलब कॉमन है। तो ऐसे में क्या हो, मतलब संगत कोण बराबर हो जाएंगे दोनों त्रिभुज के, तो अनुपात भी उन भुजा का समान होता है। तो अगर ये वाला केस बनता है तो मैं कह दूंगा छोटे त्रिभुज की भुजा AD बटे बड़े त्रिभुज की भुजा AB बराबर छोटे त्रिभुज की इधर साइड की भुजा कौन सी, AE बटे बड़े त्रिभुज की भुजा AC। तो बच्चों ये जो होता है कॉन्सेप्ट होता है, अगर ये समांतर है तो ये कॉन्सेप्ट बन जाता है। समझ में आ रही है ना बात। तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर।
इसका भी बराबर होगा ये वाली, पर ज़्यादातर ये फॉर्मेट आप इस्तेमाल किया करो, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता। या ये किस में बन जाता है कभी कभी, भाई ये तो पूरी भुजा होगी यहाँ से यहाँ तक की, या कह सकते हैं ए से डी तक, भाई ए से डी तक का अनुपात बटे डी से बी तक का अनुपात, यानी बी से डी तक का अनुपात, बी सॉरी डी से बी कह दो ना, डी बी, कुछ भी लिख सकते हो आप। ए से ई तक का अनुपात बटे में हो जाएगा ई से सी तक का। ये बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे मान लो अगर मैं क्वेश्चन लिखना चाहूँ इस तरीके का, देखो आप कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हो इस तरीके का, ये इसमें क्या क्या दे रखे हैं, ए बी सी सी दिखा रखे हैं, ए बी सी, और ये ई है, डी है, ये ई है। इसमें वैल्यू दे रखी है, ये 1.5 सेंटीमीटर है और 3 है 1 सेंटीमीटर। ये बच्चों 3 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है। इसमें क्वेश्चन में दे रखा है ये बच्चों बी, जो बी सी के समांतर डी ई है, मतलब ये भुजा आपस में समांतर है, तो सी ई का मान ज्ञात कीजिए, सी ई का मान इसमें ज्ञात करना। तो इस तरीके क्वेश्चन आगे बहुविकल्प में पूछ सकता है, नॉर्मल भी 2 नंबर में पूछ सकता है। तो कैसे करोगे, तो अभी बताया था अगर ये समांतर है तो यहाँ से यहाँ का अनुपात, यहाँ से यहाँ का अनुपात बराबर होगा यहाँ से यहाँ का और यहाँ से यहाँ का। तो ये समांतर है तो मैं कह सकता हूँ ए से डी का अनुपात बटे डी से ई का अनुपात बराबर होगा ए से ई का और ई से सी का। मैं इस तरीके से लिख सकूँ, इसमें वैल्यू दी हुई है, ये 1.5 है, ये देखो 1.5 है अपॉन इसकी वैल्यू 3 है ना, 3 सेंटीमीटर बराबर ये 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लो लिख दिया बटे ये, इसका तो मान निकालना ही है, तो इसकी जगह ई सी लिख लोगे, ई सी लिख लो, सी ई लिख सको, कैसे भी लिख सकते हो इसे, ये बात तो दूरी तो वही है, दूरी तो वही है। अब कैसा हल करोगे, देखो 1.5 से 3 क्या बार कटेगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, 1.5 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे तो 2 बार जाएगा, 1.5 एकम 1.5, 1.5 दूनी 3, क्रॉस गुणा कर लो। अगर इस तरीके से करेंगे तो सी आएगा, इधर 2 के गुणा करेंगे 2 एकम 2, और ये सेंटीमीटर थोड़ी कटा, ये तो सेंटीमीटर ऐसी है, तो सी ई का मान आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। इस तरीके से कोई भी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है भाई। देखो भाई एक क्वेश्चन आपके सामने है, ये तो दिया हुआ है, अभी इस टाइप का क्वेश्चन करवाया, इसकी जगह कोई वैल्यू हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। अगर ये समांतर है, ये त्रिभुज टेढ़ा हो या कैसा भी हो, सीधा हो, उससे कोई मतलब ना, आपको ये देखना क्या ये समांतर है, बिल्कुल समांतर है, ये दिया हुआ है, एडी निकालना, एडी ये वाली भुजा है, एडी ये वाली है ना भी, हमें क्या करना है, ये ध्यान ना है यहाँ क्या बिंदु लिख रहा है, ये ना हमें लिखनी यहाँ से यहाँ तक की भुजा एडी है, इसमें यहाँ से यहाँ तक की भुजा ले लो डीबी बराबर यहाँ से यहाँ तक की भुजा एई और यहाँ से यहाँ तक की भुजा ईसी। ये अनुपात है, कुछ वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू रख दो। देखो एडी का तो मान निकालना है, इसमें निकाल लेंगे बटे डीबी का मान 7.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है बराबर एई का मान 1.8 सेंटीमीटर है बच्चों अपॉन, देखो इसका मान है 5.4 सेंटीमीटर। अगर जो वैल्यू कटेंगे काट देंगे, देखो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, पॉइंट से पॉइंट गया, ठीक है ना। 18 कम 18, 18 3 54, 1/3 कटेगा। अच्छा हमें एडी का मान निकालना, तो एडी बराबर देखो ये अपॉन में तो यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी 7.2 सेंटीमीटर अपॉन 3, ये बचेगा 3 से डिवाइड कर दो, आंसर आपके सामने। कितने 72 में 24 72 में, पर एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में। ये आपका आंसर आपके सामने है। इस तरीके के छोटे मोटे सवाल आ सकते हैं, ठीक है ना। और देखो किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों, कहने का मतलब जैसे कि इसमें दिया हुआ सवाल में
ये आकृति है, कोई भी आकृति हो सकती है इस तरीके की। तो कहने का मतलब यह है इसमें क्या समांतर है बच्चों, मतलब ये कंडीशन ए दी हुई है, ये कंडीशन ए दी हुई है, तो सिद्ध करो बी एफ यहाँ से यहाँ तक की भुजा और अपॉन एफ ई यहाँ से यहाँ तक की भुजा, मतलब ये अनुपात और ये इसका मतलब ये भुजा का अनुपात बराबर होगा बी ई यहाँ से यहाँ तक की और ई सी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की भुजा और यहाँ से यहाँ तक की भुजा का अनुपात बराबर है, ये सिद्ध करके दिखाना। अब सबसे पहले कंडीशन के हिसाब से लिखेंगे। देखो कंडीशन इसमें दी हुई है भाई, सवाल में दे रखा है जो डी ई है समांतर है ए सी के। जब ये समांतर हो तो दो भुजा, जैसे ये समांतर है तो इसका अनुपात ले ले है भाई, ये कहने का मतलब ये समांतर है तो यहाँ से यहाँ तक अनुपात ये अनुपात बराबर होगा। अब इसमें समांतर कौन सी कंडीशन है, ये देखो समांतर डी ई, तो मैं उसे ही डार्क कर देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। हमें कौन सी भुजा लेनी है, डी ई ए सी के समांतर है। देखो डी ई ये रही और ए सी ये रही, मतलब ये भुजा इसके समांतर है, दिख रही है ना। तो केवल यहाँ से यहाँ तक देखना है आपको, बाकी ये जो लाइन है इन्हें भूल जाओ। तो यहाँ से देखो ये आकृति ऐसे दी हुई है, ये भुजा इसके समांतर है, तो मैं कह सकता हूँ ये चोंच पकड़ लो इसके यहाँ से यहाँ तक का अनुपात बटे यहाँ से यहाँ का अनुपात भी लिख ला। कहने का मतलब है बी यहाँ से देखो बी से डी का अनुपात और डी से ए का, भाई यहाँ तक ही तो जा रही है भुजा, मतलब डी से ए का जो अनुपात है वो बराबर होगा किसके, ये भुजा देखो कहाँ आ रही है, सी पे आ रही है ना, यानी बी से ई का अनुपात, बी से ई का अनुपात और ई से सी, मतलब लास्ट पे देखो ई से सी का अनुपात, वो क्या होंगे बराबर। ये कंडीशन पहली होगी कंडीशन, इतनी बात समझ में आ रही है। और दूसरा केस क्या हुआ है, आप लिख लो यदि हो तो, इस तरीके से लिख सकते हो तो। अब दूसरा केस क्या दिया हुआ है भाई, जो डी एफ है, क्या है डी एफ समांतर है ए एफ के, सॉरी ए ई के हो तो यदि करके लिख सकते हो आप। बात समझ में आ रही इतनी। देखो डी एफ है कहाँ पे, इसे छोड़ो, इसे तो छोड़ दो, ठीक है ना। अब देखो डी एफ कहाँ दिया हुआ मेरे प्यारे बच्चों, डी एफ ये रहा, और डी एफ इसमें कहाँ है, देखो ये रही है, ए ई कहाँ है, ए ई देखो ये वाली भुजा। अब केवल इतनी आकृति से मतलब है, बाकी भूल जाओ, ऐसा भूल जाओ। तो चोंच पकड़ो, यहाँ से यहाँ जा रही है भुजा, सॉरी यहाँ से यहाँ ही तो जा रही है, और यहाँ से यहाँ, क्योंकि ए ई तो यहाँ से यहाँ तक है, तो ये इसका अनुपात बटे में यहाँ से यहाँ का और यहाँ से यहाँ का अनुपात बराबर हो जाएगा। मैं कह सकता हूँ चोंच पकड़ लो इसकी, बी से डी बटे डी से ए का जो अनुपात है वो बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये भुजा ही तो आ रही है भाई, बी एफ सही से लिख जाओ मेरे, अपॉन एफ ई। अरे इतनी बात समझ में आ रही है, ये अनुपात बराबर होगा तो इसे समीकरण नंबर 2 कह देंगे। जरा समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखो, ये वैल्यू एक जैसी है, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 भाई ये दोनों बराबर थे, ये दोनों भी तो बराबर हो जाएंगे, तो मैं कह सकता हूँ ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, तो मैं कह सकता हूँ बी एफ अपॉन एफ ई बराबर हो जाएगा बी ई के अपॉन ई सी के। ये आपका हो जाएगा आंसर इस तरीके से, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। देखो भाई कुछ कसौटियां होती हैं, मतलब शर्त, कसौटी का मतलब तो होती है शर्त। देखो जैसे सर्वांग सम की शर्त आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, कुछ ऐसी शर्त है सेम टू सेम मान सकते हो, सेम टू सेम है, पर यहाँ पर थोड़ा एक चीज है, कहने का मतलब है, अगर मैं बात करूं ए का मतलब होता है एंगल मतलब कोण, या तो देखो तीनों कोण बराबर हो, तीनों कोण बराबर तो हम कह सकते हैं ट्रिपल ए कसौटी, समरूपता कसौटी। कहने का मतलब है जैसे कि मैंने इस टाइप के क्वेश्चन भी ले रखे हैं, ठीक है ना, ये कसौटी है, ऐसे एस कसौटी का मतलब है दो भुजा बराबर हो सकती है, एक कोण बराबर होता है उसके बीच का, और या भुजाओं का अनुपात ऐसे मतलब भुजा, उसकी जो भुजाओं का अनुपात है वो समानुपात, देखो भुजा समानुपात में होंगे, भुजा किस में होंगे, समानुपात में। कैसा करेंगे, देखो आप कोई भी कर सकते हो इस तरीके क्वेश्चन,
जैसे दो त्रिभुज हुए तुलना कर सकते हो भाई। पहले ध्यान से देखो, क्या कोई कोण बराबर दिख रहे हैं इसमें? कि देखो कोण सी पे और इसमें कोण आर, कोण ए पे कोण पी पे ये 60 है, कोण बी पे कोण क्यू पे ये बराबर है। तो मैं कह सकता हूं अगर इस आकृति में सबसे पहले ये लिखो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज कौन सा हो पी क्यू आर में, इस दोनों में क्या है भी कोण ए जो कोण पी के बराबर है ना वो कितना है 60 डिग्री, दोनों 60 डिग्री है तो 60 डिग्री। अब कोण बी पे देखो, कोण बी बराबर कोण किसके है क्यू के, कितना है वो 80 डिग्री दोनों में। ऐसे ही कोण सी बराबर कोण आर के वो कितना बच्चा 40 डिग्री। अरे इतनी बात समझ में आ गई? अगर तीनों कोण बराबर है तो कौन सी कसौटी प्रदर्शित कर रहे हैं? ये कर रहे हैं कोण 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 समरूपता, कह सकते हैं कोण तीनों कोण बराबर है तो मैं कह सकता हूं ट्रिपल ए समरूपता कसौटी कसौटी से तो ये त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। ए बी सी कोण समरूप का निशान ये होता है पी क्यू आर, इस तरीके से समरूप आकृति हो जाएंगे। अरे बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब है या तो कहने का मतलब है कभी कभी दो कोण बराबर आ जाते हैं, अगर दो कोण बराबर तो तीसरे कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाए, इस तरीके ध्यान रखियो। अगर किसी सवाल में दो कोण बराबर है तो वहां पर डबल ए कसौटी भी अप्लाई कर सकते हैं हम, क्योंकि तीसरा कोण निकाल बराबर ही होगी, जाहिर सी बात है। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है भाई, इसमें हम देखें कोण कौन सा है। अब ध्यान से देखो भी यहाँ 70 है, इस पे 70 है क्यों पे यहाँ पे, और जरा ध्यान से देखो ये 2.5 है ये 5 है, इसमें 5 है 10 है। तो कहने का मतलब है ए अगर मैं इसका दुगुना करूँ 2.5 का दुगुना 5, 5 का दुगुना 10 तो अनुपात तो बराबर बैठ रहे हैं, डबल डबल हो रहा है। और यहाँ कोण कितना 70, ये 70। देखो इन दोनों भुजाओं के बीच में 70 है, इन दोनों भुजाओं के बीच में 70 है, तो कसौटी तो लग रही है। ये लिखेंगे कैसे देखो भी एम से स्टार्ट कर लो इसे, यानी त्रिभुज एम एन एल तथा अब जहां से कोण देखा वहीं से इसे देखोगे, यानी कोण कौन सा क्यों के बाद कैसे चले ऐसे चले क्यू आर पी में। अब क्या देखोगे इसमें जो कोण एम है और इसमें जो कोण क्यू है वो बराबर है भाई, ये भी 70 है ये भी 70 है। बाकी का देखो अगर अनुपात देखो ये एम एन है एम एन, ये 2.5 है, 2.5 का दुगुना कितना 5, तो इसमें कह सकता हूं मैं पी क्यू है। अरे बात समझ में आ रही है? इसका एम एन होगा सॉरी एम एल, देखो 5 का दुगुना कितना 10 क्यू आर। अरे कहने का मतलब है इसका मान कितना है 2.5, इसका मान कितना है 5 बराबर, इसका मान देखो 5 है, इसका मान देखो 10 है। और कहने का मतलब है ये भी एक बार ये 2 बार, ये 2.5 का दुगुना 2 हो गया ना, एक बार ये 2 बार, तो ये भी 1:2 आ रहा है और ये भी 1:2। कहने का मतलब अनुपात बराबर है। तो ये कौन सी कसौटी अप्लाई होगी इसमें? ये वाली दूसरे नंबर की SAS लिख सकते हो कसौटी से। तो कह सकता हूँ त्रिभुज ए कौन सा है इसमें, मतलब ये दोनों त्रिभुज आप लिख सकते हो त्रिभुज एम एन एल सर्वांग सम होंगे त्रिभुज क्यू आर पी के, इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। तो बात समझ में आ रही है ना? आ रही? तो इस तरीके से कसौटी वाला सवाल आप तो देख लेना। अगर जहां पे तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है तो वहां पे ट्रिपल एस कसौटी लग जाएगी, भुजा भुजा भुजा, ठीक है ना। और देखो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोण भी निकालना पड़ सकता है। देखो भाई इस तरीके का क्वेश्चन कोण फाइंड वाला, और देखो कहने का मतलब है आपके सामने आकृति दी हुई है, देखो इसमें कह रहा त्रिभुज ODC ये त्रिभुज और त्रिभुज OBA मतलब ये त्रिभुज आपस में समरूप हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोण ये वाला दिया हुआ है 125, कोण ये दे रखा 70। अब इसमें कोण कौन सा निकलवा रहा है, कौन सा निकलवा रहा है, कोण DOC मतलब DC के बीच में आरोप है, DC के बीच में आरोप है, मतलब ये वाला कोण निकलवा रहा। तो हमेशा जहां भी इस तरीके से बालक कंफ्यूज हो जा, तो कहने का मतलब है ना करने का तरीका सबसे बढ़िया है, मान लो कोण DOC इसे आप x मान लो, कोण DCO इसे आप y मान लो, और कोण OAB को क्या मान लोगे बच्चों Z। अरे ABC कुछ भी मान सकते हो,
और अब ये कोण है कहाँ पे, डी ओ सी, ये पहचानना पड़ेगा। और बच्चे हमेशा कोण बीच वाले उस पर बने हैं, ओ पे बनेगा डी और सी के बीच में, ओ पे बनेगा डी सी के बीच में, इसे हमने क्या माना एक्स, तो आप इसमें एक्स लिख दो चित्र में। अब डी सी ओ यानी सी पे बनेगा, इस पे डी आर ओ के बीच में, डी आर ओ ये रहे, तो ए पे बनेगा, तो ये कौन होगा वाई। ओके, अच्छा ओ ए बी मतलब ए पे बनेगा, ओ और बी के बीच में, मतलब ये वाला कौन, ये क्या है जेड। कर लो भी बड़े आराम से भाई। क्या कसौटी क्या हो है, कसौटी होती है जैसे कि मान लो अगर कोण क्या है, कोण बराबर है किसमें भाई, कहने का मतलब है अगर कोई त्रिभुज है तो कह देखो, चलो इस बात को छोड़ो, अगर इस तरीके से कोई भी जेड बनना है, ये कोण आपस में बराबर हो मैं, तो ये जो कोण सी है और कोण ए, भाई अगर त्रिभुज इसके समरूपता पे भी जाना, समरूपता क्या होगा, ओ डी सी, ओ डी सी, ओ बी ए, ये देखो समरूप है, तो कहने का मतलब है ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर, मतलब मैं कह सकता हूँ कोण बी जो है, कोण बी है ए है, ये कोण ए जो है वो कोण सी के बराबर हो जाएगा इसमें, और कोण जो बी है वो कोण हो जाएगा कोण डी के बराबर। अरे तुम बात समझ में आवे, ये कोण हमेशा बराबर हो, मैं इन्हें एक वो क्या बोलते हैं, शीर्ष अभिमुख कोण बोलते हैं सर। चलो वो तो अलग बात है, हमें ज्ञात कैसे कैसे करने हैं देखो भी। पहले आप ये वाला कोण निकाल सकते हो, सीधी लाइन पे बना कोण 180 का होता है टोटली, पर ये दो भागों में बट रहा है, x में और 125 में। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 125 बराबर कितना लिख सकता हूँ, 180 लिख सकता हूँ इसमें, ये लिख सकता हूँ, जाहिर सी बात है। तो x का मान निकाल सकते हो, इसे इधर ले जाओ, 180 माइनस 125 घटाओगे कितना बचेगा, 55 ही तो बचता दिखे, 55 बचेगा, तो x का मान आ जाएगा 55। ये बच्चों किसका मान है, ये वाला कोण निकलेगा आपका, ठीक है ना। अब कहने का मतलब है, अब जरा इस त्रिभुज में ध्यान देखो, अगर देखो त्रिभुज के दो कोण पता है तो तीसरा निकाल सको, तो लिख लोगे त्रिभुज कौन सा, ओडीसी में, ओडीसी में भाई कोण, ये तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होगा, तो ये कोण x है, ये कोण y है, कितना 70 है, तो मैं कह सकता हूँ x प्लस वाई प्लस 70, तीनों का कोण सम कितना होता है 180 डिग्री। अब इसमें x का मान 55 निकाल रखा हमने, प्लस y है 70 डिग्री है, कोण डिग्री में होता है 180 डिग्री है, ठीक है ना। अब 55 70 कितना हो गया, 125, 125 को इधर लेके जाएंगे तो y का मान निकल जाएगा, मतलब कि 180 माइनस के 125 भाई जुड़ के इधर पहुंच जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ भी 55 आ जाएगा, y का मान भी। अरे इतनी बात समझ में आवा है, y का मान भी कितना होगा 55, ठीक है ना। तो x और y के मान 55 55 आ गए, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं, देखो जब समरूपता दी हुई है, बीच में z भी तो निकालना, समरूपता के अकॉर्डिंग ये कोण इसके बराबर है, देखो ध्यान से देखो, कोण a कोण c के बराबर है, कोण a का मान कितना है z, कोण c का मान क्या है ये वाला, तो मैं लिख सकता हूं जो कोण a है कोण c के बराबर है, पर कोण a का मान तो z है, कोण c का मान कितना है y, पर इसमें y का मान निकला हुआ है ना 55 डिग्री, ये z का मान आ गया। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो इसे बड़े आराम से, ठीक है भाई। देखो भाई इस तरीके का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसमें देखो आकृति बदली जाएगी, बस सब में कॉन्सेप्ट यही रहेगा, सीधी यही करवा है। कहने का मतलब है ये जैसे समलंब है, समलंब ABCD, समलंब की जगह कौन कौन सी आकृति आ सकती है, देखो समलंब की जगह आपको वर्ग भी लिखा हुआ मिल सकता है, आयत भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है ना, वर्ग भी लिखा हुआ आ सकता है, आयत भी आ सकता है, चतुर्भुज भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है ना। और समलंब कम मैं करा रहा हूँ, चारों पांचों कॉन्सेप्ट एक है। इस सवाल को समझ के, समझो आपने 4-5 सवाल कर लिए इस टाइप के, ठीक है ना। तो इस तरीके के और भी क्वेश्चन आप लगा के देखना, ठीक है ना। देखो कैसा करते हैं, सबसे पहले समलंब, समलंब आकृति पता होनी चाहिए। समलंब आकृति होगा नीचे वाली भुजा बड़ी होगा, ऊपर की छोटी होगा, पर ये भुजा इसकी जैसे ये इसके समांतरी दूसरी भुजा के, अगर ये सीधी है तो वो भी सीधी होनी चाहिए इस तरीके की, ठीक है ना। और कहने का मतलब है ये ठीक बीचों बीच इस तरीके से लिख सकते हो, ये भुजा टेढ़ी आएगी थोड़ी सी इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है ना। ये मुझे इसके समांतर हो, इसमें दे रखा होगा कंडीशन भाई समलंब ABCD है, जिसमें AB
बी भुजा ए भी लिख लो, समांतर है डीसी के, तो इसका नाम डीसी रख दूं ना। बात समझ में आ रही है? ये भुजा इसके समांतर होगी भाई, इसके जैसी है, बिल्कुल इसके जैसी है। आगे क्या रहा कि विकर्ण एसी, विकर्ण देखो ये रहा, विकर्ण एसी, ये रहा विकर्ण एसी, और बीडी, बीडी ये रहा। ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं तो ये बिंदु होगा ओ, ये जो कटान बिंदु है क्या होगा ओ। बहुत बढ़िया है। पर प्रतिच्छेद करते हैं दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए सिद्ध करो ओ ए बटे ओ सी ये वाली भुजा है, ओ बी ये वाली भुजा, ओ डी ये वाली। मतलब ये क्या है, हमें सिद्ध करके दिखाना। क्या करके दिखाना? सिद्ध। अब कैसे करोगे? तो कहने का मतलब है हम समरूपता कसौटी का प्रयोग करना। समरूपता कसौटी क्या होगा भाई? या तो संगत कोण बराबर दिखाओ, संगत कोण बराबर तो इनकी भुजाओं का अनुपात ही बराबर होएगा। ये कसौटी वही तो हमें जो पीछे हमने सिद्ध करके ही, कहने का मतलब है आप क्या करोगे भी। अब या तो इस वाले त्रिभुज के ले लीजिए, इस तरीके से बनना। मैं दूसरे मार्कर का इस्तेमाल करता हूं, 1 मिनट रुको अभी। देखो या तो इस तरीके, कैसा हो गया, देखो आप इस तरीके का ये त्रिभुज ले, ठीक है ना। इस त्रिभुज में सबसे पहले क्या करोगे भी, आप इसके जो मिडल पॉइंट पे इस तरीके से समांतर लाइन खींच लो। समांतर लाइन खींच सके हैं, इस समांतर का नाम कुछ भी लिख सकते हो। देखो डी तक यूज है, इसे हम ई कह सकते हैं और इसे एफ कह सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले ये वाली भुजा ले लो, ठीक है ना। यानी तुम्हें एक भुजा कॉमन लेनी, ये कॉमन रखनी है। एक बार आप इस तरीके से ले लो और एक मतलब एक बार इस तरीके से, मुझे डार्क करना ही पड़ेगा। ये वाला त्रिभुज ले लोगे और एक बार कौन सा त्रिभुज लोगे, एक बार ये वाला, इस तरीके से। तो कसौटी पूरी हो जाएंगी। अब कैसे कैसे पूरी होगी भी, एक तो ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है। जरा ध्यान से देखो भी, ये वाला कोण तो दोनों में घनिष्ठ हो जाएगा, घनिष्ठ होएगा। तो कहने का मतलब कोण तो बराबर हो जाएंगे। कुल मिला के बात ये है, कोण तो बराबर होंगे। हमने देखो जान के ये भुजा इसके समांतर खींची, अगर भुजा समांतर है तो कसौटी पूरी पूरी 100% सही हो गए। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, पहले ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, लाल पेंसिल से लिखा हमने कौन सा त्रिभुज लिखा बे, त्रिभुज कौन सा है, ए बी डी तो है। तो ए बी डी की जगह आप क्या लिखोगे भी, ए बी किसके समांतर है, ए बी समांतर है हमारी ई ओ के। इस तरीके से ये आपस परस्पर समांतर है। समांतर है तो मैं कह सकूं, चोंच पकड़ो, यहां से यहां का अनुपात बटे यहां से यहां का अनुपात, मतलब डी से ई का अनुपात बटे ई से ए का अनुपात बराबर किसके होगा भाई, यहां से यहां का अनुपात और यहां से यहां का अनुपात क्यों बराबर होगा भाई। आप यदि इस त्रिभुज में देखो डी कसौटी कैसे पूरा करेगा, ये कौन डी, ये छोटे त्रिभुज में होगा, बड़े त्रिभुज में होगा, सर्वांग समता की कसौटी तो पूरी करेगा। लिख सकते हो चाहे, मतलब कौन डी घनिष्ठ है और ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूं यहां से यहां की अनुपात और यहां से यहां का अनुपात क्या होगा बराबर, यानी डी ओ बटे ओ बी। ये समीकरण नंबर फर्स्ट लिख सकते हैं। अब पहले तो ये त्रिभुज लिया आपका, ये वाला ले लो, कह सकता हूं मैं डी सी समांतर होगा ई ओ पे। ऐसा क्यों है भाई ये भुजा आपस में समांतर है, जब ये इसके समांतर है तो ये तो इसके समांतर होगी 100%। यदि करके लिख रहा करो, यदि हो तो कहने का मतलब है भाई इसमें चौथ कौन सी हो जाएगी भाई, ये तो बेस बन गया, इस तरीके से बनना है, ये समांतर है। तो इसमें इसका तो कोई काम ही ना है भाई, इसका तो कोई काम ही नहीं, इसमें छोड़ो पर को। तो कहने का मतलब है ये आपको बाद में मिटानी है, अगर मिटाओ तो, वैसे मिटाने कोई मतलब ना, आपको दिखाने की वजह से मिटाया है मैंने। तो चौंच पकड़ लो, यहाँ का अनुपात बटे यहाँ का अनुपात, मतलब ए से ई का अनुपात बटे में हो जाएगा ई से डी का अनुपात, ई से डी का अनुपात बराबर, या डी कर लो इस तरीके से। जब इसमें डी करा तो इसमें डी कर लो। तो यहाँ से यहाँ का अनुपात बटे यहाँ से यहाँ का अनुपात, मैं कह सकता हूँ ए से ओ का अनुपात
और क्या है, ओ से सी का अनुपात। अरे इतनी बात समझ में आ गई। इसे समीकरण नंबर 2 मत कहो, हमें इसके जैसा बनाना भाई। एक भुजा तो संबंध, अगर देखो ये नीचे लिखा हुआ, ये ऊपर लिखा हुआ, तो मैं कह सकता हूँ डी ई डी, पर इसमें ई पहले लिखा हुआ है, ये बाद में, तो कहीं भी आगे पीछे लिख चेंज कर सको हो भाई। मैं चलो ई ए कर रहा हूँ यहाँ भी, क्यों, ये साइड तो वही है, इसे उल्टा कर रहे हैं भाई, इसे ऊपर लिख लो, इसे नीचे। ऐसे जब हमने ये चेंज करा तो इसे ऊपर लिख लोगे, इसे नीचे, ठीक है ना। चलो ओ को पहले लिखो सब में, इसमें सब ओ पहले लिखा हुआ, तो इसमें देखो आगे पीछे लिख रहे हैं, तो ओ को पहले लिख लो, डी को बाद में, ऐसे इसमें ओ को पहले लिख लो, ए को बाद में, भाई बुझा तो वही है, तो बटे में ओ आ जाएगा। क्यों, जब ये चेंज करा तो ये भी चेंज, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। समीकरण नंबर कौन सी हो जाएगी, 2। अब सेम टू सेम समीकरण 1 समीकरण 2 में, समीकरण 1 व समीकरण 2 में भाई ये तो आपस में समान है, तो ये भी तो आपस में बराबर हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ ओ सी बटे ओ ए बराबर हो जाएगा ओ बी ओ डी बटे ओ बी के। अरे इतनी बात समझ में आ रही है। पर ए हमें ऊपर चाहिए, ए हमें कहाँ चाहिए, ऊपर, तो इस ए को इधर ले जाएंगे क्रॉस में, इसे इसके नीचे ले आओ, मतलब ओ सी बटे में ओ डी तो नीचे आ जाएगा। अब ओ ए उधर चला जाएगा ना, ओ ए बटे में क्या है, ओ बी, भाई यही तो सिद्ध करना है, यानी ए ओ बटे ओ सी, ओ बी बटे ओ डी। अच्छा ओ बी बटे, अच्छा बटे में ए सी आना चाहिए इसके, 1 मिनट। तो जैसे ये आपस में एक्सचेंज करें ना ये, तो ऐसे ही ना एक्सचेंज कर लो ना, भाई बी वाले को यहाँ ले जाओ, सी वाले को यहाँ ले आओ, तो देखो अगली लाइन में खत्म कर देंगे हम इसे। चाहे तो साथ के साथ कर सकते हो, बी को इधर ले जाओ, ओ बी, इतनी बात समझ में आ रही है, ओ बी बटे ओ डी तो रहेगा भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे इसे, इस ओ डी ओ ए ओ सी को इसके बटे में लाएंगे तो ओ सी। तो ये हमें सिद्ध करना है इस तरीके से भी, जैसा क्वेश्चन में अरेंज है ऐसे ही करेंगे। किसी किसी क्वेश्चन में ओ बी बटे ओ ए भी देता, ओ ए बटे ओ बी भी देता है, मतलब बी को यहाँ भी लिख दे, सी को यहाँ भी लिख दे। इतनी बात समझ में आ रही है, तो आप कर सकते हो इस तरीके के क्वेश्चन। तो कहने का मतलब है इस चैप्टर में बस इतना। हाँ अब एक टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला, देखो इस बार नहीं है, मैं फॉर्मूला एक बार लिखवा देता हूँ उसका। क्षेत्रफल कौन सा, जैसा मान लो 2 त्रिभुज भाई ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। अगर ये सर्वांग सम है, अगर हम इनका क्षेत्रफलों का अनुपात निकालें, मतलब एरिया ऑफ किसका, ए बी सी का, एरिया ऑफ किसका, पी क्यू आर का, तो इनकी कोई भी भुजा, इनकी कोई, जैसे मान लो इनकी संगत भुजा ए बी, इसकी संगत भुजा पी क्यू बराबर दूसरी बी सी बटे क्यू आर, तीसरी भुजा ए सी और पी आर, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है इनके वर्ग, इनका क्या करना है, वर्ग, इनका बच्चों वर्ग करना है। ये वर्ग के बराबर होगा क्षेत्रफल में, ये वर्गों के क्या होगा, क्षेत्रफल में अनुपात ये बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला है, ये वैसे सिलेबस में नहीं है, इस बार हटा दिया गया है, पर फॉर्मूला लिखवा दिया, कभी इस टाइप का बहुविकल्प में दे दूँ, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए चैप्टर में।